ओके पीपल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम ओवरहेड चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे। पहले तुम्हारा स्टडी मैट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मैं मेरा अपना स्टडी मैट का क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। तो ठीक है, चलो तो फटाफट इलस्ट्रेशन 1 रीड करो। ये तुम्हारा स्टडी मैट में भी है, मेरे जो हमारा डीएस वर्चुअल का मैट उस मैट में भी मिल जाएगा। तो फटाफट इलस्ट्रेशन 1 रीड करो। ए फैक्ट्री हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1, P2, P3 and 2 service department S1 and S2. The following overhead and other informations are extracted from the books for the month January 2016. जनवरी 2016 के लिए ये डाटा तुम्हें दिया जा रहा है। ओके, एक्सपेंसेस अमाउंट रेंट 6000, रिपेयर 3600, डेप्रिसिएशन 2700, lighting 600, supervision 9000, fire insurance for stock 3000, ESI contribution 900, power 5400। अदर पर्टिकुलर्स में मतलब अदर इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। पर्टिकुलर्स P1, P2, P3, S1, S2। स्क्वायर फुट, नंबर ऑफ वर्कर, वेजेस, वैल्यू ऑफ अ प्लांट, स्टॉक वैल्यू, हॉर्स पावर ऑफ अ प्लांट, allocate or apportion the overhead among the various department on suitable basis। अच्छा, पहला इलस्ट्रेशन तुम्हारा अलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट का स्टेप लगेगा, यानी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट हम बनाएंगे। चलो इसका सॉल्यूशन भी हमारा मैथ में है, हम मैथ से ही देखेंगे सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन फटाफट देखो। द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड इज एज फॉलोज। ओके, देखो इसमें एलोकेशन नहीं है, तो जो भी होगा अपॉर्शनमेंट होगा। हाँ, टोटल मतलब ये तुम्हारा पर्टिकुलर टोटल बेसिस P1, P2, P3, S1, S2। पहले रेंट एलोकेशन होगा, सॉरी रेंट अपॉर्शनमेंट होगा। यस और नो? हाँ, किस बेसिस में सर? रेंट तो स्क्वायर फुट बेसिस में होगा, स्क्वायर फुट। तो स्क्वायर फुट बेसिस में रेंट को अपॉर्शनमेंट करो। रिपेयर का बेसिस क्या होगा? प्लांट वैल्यू। ठीक है, तो प्लांट वैल्यू हिसाब से अपॉर्शनमेंट करो। डेप्रिसिएशन भी प्लांट वैल्यू के बेसिस पे अपॉर्शनमेंट होगा। लाइटिंग, देखो लाइटिंग का बेस्ट बेसिस होता है नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। अगर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट नहीं है तो सेकंड सुटेबल बेसिस होगा एरिया। सेकंड सुटेबल बेसिस होगा एरिया। ओके, सुपरविजन नंबर ऑफ वर्कर के मतलब सुपरविजन के लिए सुटेबल बेसिस होगा नंबर ऑफ वर्कर। फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक, फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक, देखो स्टॉक वैल्यू है क्या? हाँ, स्टॉक वैल्यू है, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक के हिसाब से अपॉर्चुनिटी होगा। ESI कंट्रीब्यूशन, वेजेस, पावर, हॉर्स पावर के हिसाब से अलग अपॉर्चुनिटी होगा। तो टोटल इतना हुआ। दिस इज योर एलोकेशन एंड अपॉर्चुनिटी, यानी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। सच सच बताओ, ये क्वेश्चन कौन ट्राई किया था मैंने सॉल्व करने से पहले? देखो कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी खत्म कर चुका हूं। अगर तुम खुद आगे जाना चाहोगे तो मेरे कॉन्सेप्ट को लेकर तुम तुम्हारा स्टडी मैट का प्रॉब्लम्स मतलब वो सॉल्व कर सकते हो, मतलब ट्राई तो करोगे ना? हाँ सर। अब इलस्ट्रेशन 2 देखो फटाफट। A manufacturing company has 2 production department, fabrication and assembly, 3 service departments, stores, time, office and maintenance. The departmental overhead summary for the month of March 2016 is given below. Fabrication, अच्छा, departmental overhead summary, departmental overhead summary, ये तुम्हारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट दे रहा है, याद है?
प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट के बाद हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन यानी रीअप्रोर्शनमेंट करते थे। मैंने एक दो एग्जांपल ऑलरेडी सॉल्व किया हूँ सारे मेथड के लिए। तो फैब्रिकेशन का इतना, असेंबली का इतना, स्टोर्स इतना, टाइम ऑफिस इतना, मेंटेनेंस इतना, अदर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंटल वाज पर्टिकुलर्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, फैब्रिकेशन, असेंबली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आएगा, सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर आएगा, स्टोर्स, टाइम ऑफिस, मेंटेनेंस, नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन स्लिप दिया हुआ है, मशीन आवर दिया हुआ है, अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बेटा क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपोर्शन, लेकिन यहाँ पे अपोर्शन का मतलब होगा रीअपोर्शनमेंट। आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर होता है उसको रीअपोर्शनमेंट कहते हैं या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। पहले तुम बोलो ये क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगेगा? क्या सर डायरेक्ट मेथड लगेगा, स्टेप लैडर मेथड लगेगा, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगेगा या साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड लगेगा? अच्छा तुम एक काम करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो डायरेक्ट मेथड के हिसाब से। अब बोलेंगे सर क्यों? जो मैं बोल दिया बस बोल दिया, ठीक है, क्यों का सवाल मत उठा। सर क्या आप गुंडागिरी करते? नहीं नहीं बेटा, आप बोल दिया बोल दिया। अच्छा तुम एक बताओ, पहले मैंने कौन सा मेथड पढ़ाया था? तो डायरेक्ट मेथड। तो पहले किसका क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा? डायरेक्ट मेथड का, बस सिंपल लॉजिक हो गया ना प्रूफ। चलो डायरेक्ट मेथड के हिसाब से सॉल्व करो। हाँ अब देखो, स्टोर्स डिपार्टमेंट, टाइम ऑफिस डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, ये तीन डिपार्टमेंट का स्टोर्स का सर्विस क्या होगा? स्टोर्स का सर्विस होगा नंबर ऑफ रिक्विजिशन स्लिप। स्टोर्स का सर्विस होगा नंबर ऑफ रिक्विजिशन स्लिप। बोलो यस, हाँ या ना? हाँ सर। टाइम ऑफिस, उसका सर्विस होगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय। मेंटेनेंस का सर्विस होगा मशीन आवर। इसका मतलब जो भी स्टोर्स डिपार्टमेंट का खर्चा आएगा वो स्टोर्स रिक्विजिशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हाँ, जो टाइम ऑफिस का खर्चा आएगा वो नंबर ऑफ एम्प्लॉय के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हाँ, जो मेंटेनेंस का खर्चा आएगा वो मशीन आवर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके हाँ सर। अच्छा चलो, डायरेक्ट मेथड इधर नहीं लगेगा, मैंने बताया था, फिर भी मैंने सिचुएशन को चेक नहीं किया था। अब तुम सिचुएशन को चेक करो। देखो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय किसका काम? टाइम का। स्टोर्स में भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, मेंटेनेंस में भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय है। अच्छा, इसका मतलब टाइम डिपार्टमेंट का सर्विस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जाएगा, उसको तुम एनालिसिस मत करो, सर्विस डिपार्टमेंट को एनालिसिस करो। तो टाइम का सर्विस स्टोर्स को भी जा रहा है, टाइम का सर्विस मेंटेनेंस को भी जा रहा है, ठीक है। स्टोर्स रिक्विजिशन देखो, स्टोर्स रिक्विजिशन, तो स्टोर्स रिक्विजिशन किसका काम है? स्टोर का। स्टोर्स रिक्विजिशन प्रोडक्शन में तो है लेकिन टाइम ऑफिस में नहीं है, मेंटेनेंस में है। तो स्टोर्स का सर्विस मेंटेनेंस को जा रहा है। मेंटेनेंस का सर्विस देखो ओनली प्रोडक्शन को जा रहा है। इसका मतलब देखो, टाइम का जो कॉस्ट आएगा, टाइम डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट आएगा
टाइम डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट आएगा वो P1 को, मतलब हाँ P1 प्रोडक्शन 1 को जाएगा, प्रोडक्शन 2 को जाएगा, स्टोर्स को जाएगा, मेंटेनेंस को जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद जो स्टोर्स का खर्चा था प्लस टाइम ऑफिस से कुछ आया, स्टोर्स का खर्चा था प्लस टाइम ऑफिस से कुछ आया, हाँ वो P1 को जाएगा, P2 को जाएगा, मेंटेनेंस को जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद मेंटेनेंस का जो खर्चा था प्लस टाइम से कुछ मिला, स्टोर से कुछ मिला, ये दोनों P1 को जाएगा, P2 जाएगा। ये अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये प्रोसीजर हम फॉलो करते थे स्टेप लैडर मेथड में, फिर मैंने बताया था कि अगर सर्विस डिपार्टमेंट का सर्विस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मेनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर कंज्यूम करेगा तो डायरेक्ट मेथड लगेगा, नहीं तो डायरेक्ट मेथड नहीं लगेगा। फिर मैंने बताया था अगर एक डिपार्टमेंट ज्यादा सर्विस दे रहा है एज कंपेयर टू व्हाट इट इज रिसीव्ड, एक डिपार्टमेंट अगर ज्यादा सर्विस दे रहा है एज कंपेयर टू व्हाट इट इज रिसीव्ड, देन इन दैट सिचुएशन स्टेप लैडर मेथड विल बी एप्लीकेबल। तो यहाँ पे टाइम ऑफिस ज्यादा सर्विस दे रहा है, किसको? स्टोर्स को, मेंटेनेंस को, as compared to what it received the service from stores and maintenance। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम स्टेप लैडर मेथड लगाएंगे। तो स्टेप लैडर मेथड अगर लगेगा तो पहले टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि टाइम ऑफिस ज्यादा सर्विस दे रहा है, फिर उसके बाद स्टोर्स का, फिर उसके बाद मेंटेनेंस का। चलो फटाफट आंसर देखो। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से टोटल कितना? 52 गिवन। फैब्रिकेशन का, असेंबली का, टाइम ऑफिस का, स्टोर्स का, मेंटेनेंस का। पहले किसका? टाइम का। बेसिस क्या होगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो देखो टाइम का 4000 एलोकेशन हुआ, फैब्रिकेशन को, असेंबली को, स्टोर्स को, मेंटेनेंस को। हाँ, तुम 4000 को नंबर ऑफ एम्प्लॉय के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, हाँ इतना तो तुम्हें पता होगा ना। फिर उसके बाद स्टोर्स का बेसिस क्या होगा? नंबर ऑफ रिक्विजिशन स्लिप। बेसिस क्या होगा? नंबर ऑफ रिक्विजिशन स्लिप। बेसिस क्या होगा? नंबर ऑफ रिक्विजिशन स्लिप। ओके, अब स्टोर्स का कितना खर्चा था? 5000, फिर कितना मिला? 800। अब 5800 डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2784 2320 696। ओके, अब मेंटेनेंस का, तो मेंटेनेंस का खुद का खर्चा कितना था? 3000 प्लस 400 प्लस 696। ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा मशीन आवर के हिसाब से। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद सर्विस का खर्चा 0 हो जाएगा, जो भी खर्चा था पूरा का पूरा खर्चा हो जाएगा। ये 52,000 होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। बस ये था तुम्हारा स्टेप लैडर मेथड। अब इलस्ट्रेशन 3 देखो। द समरी एज फॉर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोज। बेटा हमेशा अगर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन होगा तो वो हमेशा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का समरी दे देगा तुम्हें, तुम इसके लिए चिंता मत करोगे। ओके,
The summary as for primary distribution is as follows. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का 2400, ए बी का 2100, सी का 1500. सर्विस डिपार्टमेंट एक्स वाई. एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एक्स डिपार्टमेंट का ए बी सी वाई, वाई का ए बी सी एक्स. देखो एक्स वाई को 10% दे रहा है, वाई एक्स को 20% दे रहा है, मतलब y is giving more to x as compared to what it is received from x. y x से कितना परसेंट ले रहा है? 10%, लेकिन y x को कितना दे रहा है? 20%. तो इस क्वेश्चन में भी हम स्टेप लैडर मेथड लगाएंगे. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सर्विस ए बी एंड सी अंडर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. देखो इंस्टीट्यूट अगर बोल रहा है कि तुम इधर डायरेक्ट मेथड लगाओ तो तुम डायरेक्ट लगाओगे. इंस्टीट्यूट अगर इधर बोलेगा कि चलो तुम स्टेप लैडर मेथड लगाओगे तुम स्टेप लैडर लगाओगे. इंस्टीट्यूट अगर बोलेगा कि चलो तुम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन लगाओ तो तुम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन लगाओगे. अगर इंस्टीट्यूट साइलेंट रहेगा तो जो लगना चाहिए हम वही लगाएंगे. हाँ, यहाँ पे कौन सा मेथड लगना चाहिए सर? यहाँ पे स्टेप लैडर मेथड लगना चाहिए, लेकिन इंस्टीट्यूट बोल दिया कि तुम लगाओ रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. तो हम क्या करेंगे तुम बोलो? हम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाएंगे. ठीक है, याद है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का कंसेप्ट? साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3. एक बार साइकिल अगर शुरू होगा तो साइकिल डेफिनेटली खत्म होगा. हाँ सर याद है. चलिए आगे चलिए. देखो इसका सॉल्यूशन. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ए बी सी एक्स वाई. अब देखो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में तुम पहले एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करो या वाई का डिस्ट्रीब्यूशन करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. साइकिल में एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई. तो पहला साइकिल एक्स वाई, दूसरा साइकिल एक्स वाई, पहले एक्स का खर्चा अलोकेशन करो. एक्स का इतना 700, ए को, बी को, सी को, वाई को. फिर वाई का खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन करो. 900 था, अब 70, 970, ए बी सी एक्स. ओके, देखो जब तुम एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया था एक्स का 0 हो गया था. अब एक्स का फिर 194 आ रहा है. अब फिर से एक्स का 194 डिस्ट्रीब्यूशन होगा. तुम चाहोगे तो मेरे फॉर्मेट के हिसाब से आंसर दे सकते हो. मैं जो सिंपल फॉर्मेट दिया था बैलेंस करोगे, स्टेप बाय स्टेप जाओगे. तो पहले एक्स, फिर वाई. एक्स का ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, वाई के लिए. अब वाई का ए बी सी एक्स. अब देखो क्या तुम देख पा रहे हो? अब 3.388 डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए है. हाँ, अब तुम लास्ट साइकिल शुरू करो. ये आंसर गलत है क्योंकि ये लास्ट साइकिल में एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया, वाई का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया. तो ये आंसर गलत है. आप बोलेंगे सर गलत आंसर आप मैड में क्यों दिए? बेटा ये तुम्हारा स्टडी मैट का आंसर, तुम्हारा इंस्टीट्यूट यही आंसर दिया है तो मैंने इसीलिए वही आंसर दे दिया तुम्हें. लेकिन तुम मेरे पास पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हें यही कह रहा हूं कि आंसर गलत है. मतलब गलत का मतलब इतना गलत नहीं कि फांसी मिलेगा तुम्हें थोड़ा सा गलत है. हाँ, पहले एक्स का हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर उसके बाद वाई का डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट मेथड में करेंगे. याद है? हाँ, तो ये गलत है लेकिन इतना गलत नहीं है. ये इतना कम गलत है कि हम इसको सही या करेक्ट मान सकते हैं. सर आप अजीब का बात कर रहे हैं.
मैं क्या करूं, मैं तो इंटरमीडियरी, जो इंस्टीट्यूट बोल रहा है मैं वही चीज तुम्हें बोल रहा हूं क्लास के माध्यम से। तो इंस्टीट्यूट तुम्हें यही कहना चाहता है मेरे जरिया में कि ये इतना गलत नहीं है कि तुम इसको करेक्ट ना मानोगे। ये इतना मतलब कम गलती है इसमें जिसको तुम करेक्ट मान सकते हो। चलो अच्छा, एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कितना 3.88, ए को, बी को, सी को, वाई को। अब वाई का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हाँ हुआ है 3.88, वाई का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 3.3888। कुछ आएगा ए को, कुछ आएगा बी को, कुछ आएगा सी को, एक्स को नहीं आएगा। वो इसीलिए इग्नोर किया है कि 0.388 का अगर तुम ऑपरेशन करोगे या 10 पैसा या 15 पैसा पर हेड आएगा, तो इसीलिए वो इसको इग्नोर कर दिया। ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलो इतना होगा टोटल, ए 0 होगा, ए भी 0 होगा। ठीक है, हाँ वो नोट दे दिया। It can be noticed that the undistributed balance in the service department is very negligible and it can be ignored for further distribution। वो बोला कि नेग्लिजिबल कारण की वजह से मैंने इग्नोर किया, हो सकता है, हम अज्यूम करें। चलो ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन का मेथड, मतलब वही क्वेश्चन साइमल्टेनियस मेथड में सॉल्व हुआ है। ऑलरेडी मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन का मेथड पढ़ा चुका हूं, बस इसमें मैं कुछ, मेरे लिए कुछ बोलने का नहीं है, तुम सॉल्व करो। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो, ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरहेड। तो फटाफट लिखो ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरहेड। देखो ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरहेड का मतलब क्या होता है, देखो P1, P2, P3, S1, S2, इसको कॉपी मत करो। पहले कुछ ओवरहेड होता था डायरेक्टली P1 का, P2 का, S1 का, S2 का, S3 का, इसको कहते हैं एलोकेशन। फिर कुछ ओवरहेड होता था कॉमन, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था सारे प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के बीच में, P1, P2, P3, S1, S2, ये अपॉर्चनमेंट। एलोकेशन अपॉर्चनमेंट के बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया। अब सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जाएगा, इसको कहते हैं रीअपॉर्चनमेंट। रीअपॉर्चनमेंट के बाद सर्विस डिपार्टमेंट का अंदर खर्चा 0 आएगा। जो भी खर्चा होगा टोटल कॉस्ट या टोटल ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, मान लो P1 मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 ए बी 2 प्रोडक्ट बना रहा है, P2 सी डी, P3 ई एफ। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा ट्रांसफर होगा प्रोडक्ट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा ट्रांसफर होगा प्रोडक्ट को
उसके बाद प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट आएगा, याद है? प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट आएगा, फिर प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कंपैरिजन होगा, प्रॉफिट आएगा। बस इतना सा ही काम होगा तुम्हारा कॉस्टिंग में। देखो यहां से इनडायरेक्ट शुरू होता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का रूट यही होगा। हमारा अल्टीमेटली एम प्रॉफिट निकालना, ट्रू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस से टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट में हम ऐसे पहुंचेंगे। ओके, हाँ। अब बोलेंगे सर डायरेक्ट का मतलब प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट प्लस ये जो इनडायरेक्ट खर्चा, ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर होगा, प्रॉफिट आएगा। बोलो। हाँ सर, तुम बोलो मेरा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होगा? सर आपका नेक्स्ट कंसेप्ट यही होगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अंदर जो ओवरहेड है वो कैसे प्रोडक्ट को चार्ज किया जाएगा। इसको कहते हैं अब्जॉर्प्शन, इसको कहते हैं अब्जॉर्प्शन। ठीक है, ओके। सभी लोगों को मेरे एक रिक्वेस्ट, मैं तुम्हें यही गारंटी दे रहा हूं कि मैं जैसे पढ़ाता हूं कॉस्टिंग पेपर, ठीक है, इससे ज्यादा कॉन्सेप्चुअली नॉलेज तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। तो इसीलिए तुम हमारे क्लास के ऊपर भरोसा करो। ऐसे भी यूट्यूब में कॉस्टिंग का फ्री क्लास में डाला हूं, हाँ, तो तुम फ्रीली प्रिपेयर करो। अभी 2 साल के लिए फ्री रहेगा, ठीक है, कॉस्टिंग पेपर फ्री रहेगा, बाकी पेपर फ्री नहीं रहेगा। तो अभी 2 साल के लिए यूट्यूब में पूरा का पूरा लेक्चर्स फ्री रहेगा, ठीक है। तुम बाय कीपिंग पेशेंस हमारे क्लास देखो, प्रिपरेशन करो, डेफिनेटली कॉस्टिंग में तुम्हें 60 प्लस मिलेगा, कहीं पे भी ट्यूशन जाने का जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर यूट्यूब में आपका जितना क्लास है मुझे और चाहिए, तो तुम हमारा पेन ड्राइव क्लास बाय कर सकते हो। पेन ड्राइव क्लास में हम और कुछ एक्स्ट्रा क्लास देते हैं, बस और कुछ नहीं। ये क्लास तो रहेगा पेन ड्राइव में, ऐसा नहीं होगा कि तुम बोलोगे सर मुझे पेड वाला चाहिए मतलब फ्री को मैं तुम्हें सेल कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। जितना क्लास यूट्यूब में फ्री में है वो तो सफिशिएंट रहेगा। अगर तुम चाहते हो कि नहीं सर मुझे और क्लासेस चाहिए, सी इंस्टीट्यूट का एग्जामिनेशन प्रॉब्लम सॉल्व होना, सेम इंस्टीट्यूट का एग्जाम प्रॉब्लम सॉल्व करना, सीएस का, तो उस वक्त तुम्हें हमें हमारा पेन ड्राइव क्लास खरीदना पड़ेगा। पेन ड्राइव क्लास के ऊपर तुम्हें डिस्काउंट भी मिलेगा। ओके, चलो लिखो ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरहेड। देखो ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरहेड मीन्स absorption of overhead means charging of overhead from cost center यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू कॉस्ट यूनिट जिसको कहते हैं प्रोडक्ट। अब बोलेंगे सर ऑब्जर्वेशन कैसे होगा? ऑब्जर्वेशन का बहुत सारे मेथड्स है। लिखो, इट कैन बी डन बाय रिकवरी रेट,
इसका मतलब तुम रिकवरी रेट कैलकुलेशन करोगे, फिर उसके बाद रिकवरी रेट के द्वारा ओवरहेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ट्रांसफर होगा सर्विस डिपार्टमेंट को। आप बोलेंगे सर ये रिकवरी रेट क्या होता है, तो लिखो रिकवरी रेट इज इक्वल टू टोटल ओवरहेड डिवाइड बाई बेसिस ऑफ रिकवरी। रिकवरी रेट इज इक्वल टू टोटल ओवरहेड डिवाइड बाई recovery rate is equal to total overhead divided by basis of recovery. The following can be basis of recovery. The following can be basis of recovery. Percentage of direct material cost, percentage of direct labor cost, percentage of prime cost, percentage of नहीं परसेंटेज और नहीं, लेबर आवर, मशीन आवर, ये सब तुम्हारा बेसिस ऑफ रिकवरी। यानी अब्जॉर्प्शन डायरेक्ट मटेरियल का परसेंटेज के हिसाब से भी हो सकता है, डायरेक्ट लेबर का परसेंटेज के हिसाब से भी हो सकता है, प्राइम कॉस्ट का परसेंटेज के हिसाब से हो सकता है, नहीं तो लेबर आवर के हिसाब से हो सकता है, मशीन आवर के हिसाब से हो सकता है, यूनिट बेसिस पे भी हो सकता है।